हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिडा गुरु में। और यहाँ हम और आप साथ मिलकर सीख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में अब तक हमने देखा था कि प्लांट्स जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। क्या एनिमल पीछे रहने वाला है? तो नहीं, एनिमल भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। एनिमल एक सुप्रीम ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। कुछ हार्मोन्स हैं जिसके वजह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो बहुत टॉल होते हैं, कुछ ह्यूमंस बहुत ही शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ड्वार्फ होते हैं। क्या ये भी किसी हार्मोन्स की वजह से होता है? तो ये सब चीज़ों को जानेंगे और हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। इसके कुछ, क्या ये डक्ट होता है या डक्टलेस होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कितने अमाउंट में हार्मोन्स की जरूरत होती है बॉडी को, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स को तो हमने देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे पहला वर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो है न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है? ये एक नर्व सेल है, ठीक है, एक बेसिक यूनिट है किसी भी नर्व सेल का। यानी कि जब भी मैसेजेस क्या हो, पास हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। और इसी से एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर दिखेगा आपको कि इसका जो शेप है वो कैसा होगा। ऑब्वियसली कैसा होगा? लॉन्ग और ब्रांच्ड होगा। हमने सेल चैप्टर में, क्लास 9 के सेल चैप्टर में डिस्कस किया है कि कोई भी सेल जो होगा उसका शेप हमेशा डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। जैसा उसका फंक्शन है वैसा ही उसका शेप और साइज भी होता है, राइट। तो हमें पता है कि न्यूरॉन का फंक्शन है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यानी इसका शेप कैसा होना चाहिए? लॉन्ग तो होना ही चाहिए। जैसे आपको पता है वायर कैसा होता है? लॉन्ग होता है, तो ताकि वो ट्रांसमिट कर सके मैसेज को। तो वैसे ये लॉन्ग होगा और ब्रांच्ड होगा, क्योंकि इसे क्या करना है? कैप्चर करना है। जैसे आप देखो हमारा फिंगर्स है ना, किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए हमारे पास फिंगर्स है, उसी तरह से न्यूरॉन्स में भी होगा। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यानी हमारे बॉडी में, सिंस कि हमारा बॉडी, एनिमल्स का बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, डिटेल में जानना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें जानना है नर्वस सिस्टम के भी क्या है पार्ट वाइज हमने क्या किया है, उसे ब्रेक डाउन करके स्टडी किया है ताकि उसे समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन के नर्वस सिस्टम का क्या है सिस्टम, कैसा फंडा है इसका और कैसे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने बोला नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स होते हैं, पेरीफेरल, सेंट्रल। जो सेंट्रल पार्ट, एक्सियल पार्ट है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। वही सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आता है ब्रेन। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्रेन होता है वो लार्जेस्ट होता है अमंग ऑल द अदर एनिमल्स। कोई भी अदर एनिमल्स है उसके कंपैरिजन में ह्यूमन बीइंग्स का, इसीलिए क्या है, ह्यूमन बीइंग्स सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है। तो इस ब्रेन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ब्रेन को समझने में, अच्छे समझने का मतलब है इसके भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रेन के भी क्या है, अपने पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही बात हो रही है, राइट। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को सेव करने के लिए एक वर्टिब्रे है, वर्टिब्रल कॉलम है। हमें पता है बैकबोन जो होता है उसके अंदर में एक थ्रॉड लाइक लाइन जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड है। हार्मोन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स का क्या रोल है और कितने तरह के हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ से सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन, इन सबको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, ऐसे ग्लैंड्स जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये सब मिलके बनाता है एंडोक्राइन सिस्टम। उस सिस्टम को भी समझना क्या है, ज़रूरी है।
लास्ट में हमारे पास आता है एक फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हमारा बॉडी पहले से ही बहुत चीज़ों के लिए तैयार होता है, ठीक है। जैसे कि आपको जब ठंड लगती है तो आप देखते होगे आप शिवर करते हो, और ये जो शिवरिंग है ये शिवरिंग ऑटोमेटिक है, आप नहीं कर रहे होते हो या खुद हो जा रहा है बॉडी से, राइट। तो ये जो ऑटोमेटिकली शिवरिंग हो रही है आपके बॉडी में, ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए। आपके दांत का टिकलिंग करना, ठीक है, ये क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म है आपके बॉडी का। बहुत ही कम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, मोस्टली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो वो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या है, क्यों है, ज़रूरी क्या था? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसमें? हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें समझना है। पहली बात तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्यूलर की बात कर रही हूँ, यूनिसेल्यूलर की ये फिलहाल बात नहीं हो रही है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि आपका स्पॉन्जेस को छोड़ के, ठीक है, स्पॉन्जेस को छोड़ के जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, नर्व सेल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नर्व सेल्स के थ्रू होता है। और इसके अलावा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो वर्टिब्रेट में कैसे होते हैं, वो टेक्स प्ले करते हैं ओनली थ्रू न्यूरॉन सिस्टम बट ऑल्सो थ्रू, नॉट ओनली थ्रू न्यूरॉन सिस्टम बट ऑल्सो थ्रू हार्मोनल सिस्टम। यानी कि इसमें देखो, इसमें एक चीज़ बताती हूँ, हाइड्रा का नाम सुना है आपने? हाइड्रा। देखो पहले मैं दो चीज़ बता दूं कि क्या होता है। हम लोग को पता है कि जो सेल्यूलर ऑर्गन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम लोग के पास क्या है, मल्टी सेल्यूलर, हम लोग को पता है कि क्या है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और होते हैं यूनिसेल्यूलर, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और समझना होगा, सिंस वी आर स्टडिंग इन क्लास 10 नाउ, तो अभी अब ये बच्चा वाला मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक और आता है कैटेगरी जिसको कहते हैं फ्यू सेल्ड एनिमल्स। फ्यू सेल्ड एनिमल्स मतलब एक ऐसा कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा सेल भी है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर है, और यूनिसेल्यूलर भी, मतलब यूनिसेल्यूलर तो वो नहीं है क्योंकि इसमें मोर देन वन सेल है। कितना? मोर देन वन। बट ये मल्टी सेल्यूलर पूरी तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ लेस देन 1000 सेल्स। मीन्स ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ कि मोर देन वन तो है ही डेफिनेटली, तो इसीलिए ये यूनिसेल्यूलर नहीं है। यूनिसेल्यूलर का मतलब है ओनली वन सेल प्रेजेंट, ठीक है, एक सिंगल सेल हो तो वो, लेकिन ये क्या है, फ्यू सेल्ड है। इसका एग्जाम्पल मैं हाइड्रा बोल के दे रही हूँ, हाइड्रा बोल के दे रही हूँ ये एग्जाम्पल। लेस देन होगा 1000 में भी, यानी कि तुम समझ सकते हो कि जहाँ हमारे में ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ मिलियंस, थाउजेंड मिलियंस इतने सेल हैं, वहाँ पे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या हो, 1000 मतलब काउंटेबल हो, मतलब आसानी से ईजिली काउंट कर सकते हो, इतने नंबर ऑफ सेल्स हो। तो ये तो मल्टी सेल्यूलर वाले कैटेगरी में इसको भी रखना और एनिमल्स को भी रखना थोड़ा सा अनफेयर होगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं एक अलग कैटेगरी में जिसको बोलते हैं फ्यू सेल्ड, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होगा वो क्या होगा, वो उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम चाहिए, ठीक है। उसके लिए सिर्फ नर्वस सिस्टम ही काफ़ी है, तो उसको कुछ भी और चाहिए का ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम। लेकिन जब बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स मतलब जो कम्प्लीटली मल्टी सेल्यूलर्स है, या फिर यूँ कहो ह्यूमंस, है ना, इससे ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल क्या ही होगा। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होगा, नर्वस सिस्टम तो है ही, नर्वस सिस्टम का ज़रूरत तो है ही। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि नर्वस सिस्टम तो है ही, साथ में एक हार्मोनल सिस्टम भी चाहिए, हार्मोनल सिस्टम भी चाहिए, ठीक है, जिसको ही, इसी हार्मोनल सिस्टम को ही एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलेंगे,
एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये भी चाहिए। तो ये प्लस ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, तो उनके फंक्शंस भी क्या होंगे, मोर कॉम्प्लिकेटेड होंगे। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है, तो नर्वस सिस्टम से ही सिर्फ क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है, राइट। तो ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक थिंग कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है, उसकी पूरी बॉडी में क्या होती है, नर्वस, देखो ऐसे, ये देखो हाइड्रा है, आप देखो ये पूरे बॉडी में नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, क्या है, नर्व सेल्स है। इसमें कोई भी हॉर्मोन्स का लफड़ा नहीं है, सिर्फ नर्व सेल्स है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्यू सेल्ड है, मल्टी सेल्यूलर भी नहीं है, मल्टी सेल्यूलर नहीं है, तो फ्यू सेल्ड है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों है। अब हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा इस चैप्टर को और इस बेसिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। पहला चीज़ है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। ये सबको पता है कि कितने सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन सा, आइज, नोज, टंग, है ना, सब पता है ना, ये तो सबको बेसिक सबको पता है। स्किन हो गया हमारे पास क्या है, ईयर्स, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। अब ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का मतलब है जो मैसेज को रिसीव करे, तो जो फर्स्ट हैंड जो मैसेज रिसीव होता है, ठीक है। और जो हमारे आसपास में जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरमेंटल चेंज, तो जो सोशल एनवायरमेंटल चेंजेस है हमारे आसपास आजू बाजू, इसको बोलते हैं स्टिम्युलस। क्या बोलते हैं इसको, स्टिम्युलस, ठीक है। अब ये स्टिम्युलस क्या करता है, इस स्टिम्युलस को रिसीव करता है और ये चेंजेस को नोटिस करता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये रिसीव कर लिया, अब उसके बाद ये रिसीव करने के बाद ये मैसेज देते हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज देते हैं कि ये हुआ है, ये सारे चेंजेस हमने नोटिस करे हैं, ठीक है। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जाता है सुप्रीम के पास। मतलब याद रखना कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक वाइस प्रिंसिपल है और ब्रेन आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है फिर ये मैसेज को उठाता है और उसके बाद ये मैसेज वो देता है किसको, इफेक्टर्स बोलते हैं उसको, इफेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये इफेक्टर्स क्या हैं, तो इफेक्टर्स कुछ भी नहीं है, आपके मसल्स हैं, मसल्स हैं। मसल्स मतलब जो भी आपके हैंड है, लेग है, जिससे मूवमेंट हो रहा है। एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि अगर आपने, क्या हुआ, आप चल रहे हो और आपने एक स्नेक देखा, ठीक है। अब स्नेक देखना क्या है, रुको, मान लो यहाँ पे आप चल रहे थे और यू हैव सीन अ स्नेक, ठीक है, आपने एक स्नेक देखा। अब वो स्नेक देखा तो देखा किस चीज़ से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन यूज हुआ है वो है आइज, ठीक है, ये। और यहाँ पे इस आइज में क्या था, रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, राइट। इन्होंने रिसीव किया मैसेज को कि भाई स्नेक देखा। अब ये क्या करेंगे, इस मैसेज को किसको देंगे, स्पाइनल कॉर्ड को देंगे। स्पाइनल कॉर्ड को बोलेंगे कि हमने स्नेक देखा है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बोलेगा कि भाई इन्होंने स्नेक देखा है। फिर ब्रेन क्या बोलेगा अपने आपके लेग्स को कि लेग्स को क्या है, यहाँ पे इफेक्टर्स है, राइट, इफेक्टर्स है, उसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मे बी वो आपको बाइट कर ले तो यू शुड रन अवे, है ना, आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे इफेक्टर्स जो हैं इसको मैसेज करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट है वो शो करते हैं। यानी यहाँ पे क्या कर दिया आपने स्टिमुलस देखा, ठीक है, स्टिमुलस देखा और इस स्टिमुलस के एवज में आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। क्या किया आपने, रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। ऐसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड आपके बॉडी में चलते ही रहते हैं, राइट। आपके बॉडी में ऐसा क्या होता है, चलता ही रहता है। इसी पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे जो हैं आपके ऑर्गन्स इंडल्ज हैं। तो ये ऑर्गन्स जो हैं, जो इंडल्ज हैं साथ में, तो इन्हें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करके वर्क करना होगा, तभी जाके एक अच्छा सही रिस्पॉन्ड, ज़रूरी रिस्पॉन्ड वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल पाएगा और आप कर पाओगे। तो इसके लिए ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, राइट। और इस कोऑर्डिनेशन को ही क्या कराना है, हमें कराना है, जिसको कि हम लोग अभी पूरा स्टडी कर रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अब जैसे ऐसे क्या है कि आपका जो रिसेप्टर्स है,
जो आपके आईज में होते हैं, सबको खुद कुछ भी नाम दिया हुआ है। आईज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फोटो का साइंस में मतलब ही होता है लाइट। लाइट से मतलब आपको देखने का चीज, साइट है ना, साइट हो गया आपका, ठीक है। मान लो ईयर्स है, ईयर्स से जो में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो का मतलब है सुनना, तो हियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से आपको टच को लेके थिग्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आपके टंग को लेके ओला फैक्ट्री, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे रिसेप्टर, मतलब जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स में जो भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो सबको क्या दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है, जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग समझ पाते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है और उनका काम क्या है, उस चीज़ को नोटिस करना। जैसे कि हमारे में एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब आप किसी एकदम हीटेड चीज़ को टच करते हो, ठीक है, जब कोई चीज़ बहुत गर्म है और आपने उसे टच किया, तो आप जैसे सडनली आप टच करते हो उसी स्पीड से आपका हाथ जो है वो पीछे मतलब हट भी जाता है ना, आप बैकअप भी कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, क्यों हटा लेते हो अपने हाथ को, क्योंकि तुरंत से ये एक्शन क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है, आपको पता चलता है। तो आपका हाथ जो है जो टच हुआ उसने क्या किया, हीट को रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है उसने, हीट को रिसीव किया है। और ये क्या है, आपका टच रिसेप्टर था और उसने रिसीव किया है हीट को कि भाई ये तो गर्म है। पर एक बात आपने नोटिस की होगी, और ये मैं अभी समझा दे रही हूँ, आगे चल के इसको भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको क्लैरिटी दे रही हूँ इसका, कि अगर आपने क्या किया है कि आप दूध का बर्तन ले लिए हो, ठीक है, दूध बहुत उबल रहा था, मम्मा ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि देखो दूध का बर्तन बहुत ज़्यादा ही मतलब दूध उबल रहा है, गिर रहा है, तुम उसको उतारो और हटा दो दूसरी जगह पे रख दो, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिला आपको। आप दौड़ के भाग के गए और आपने क्या किया, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया और आपने डायरेक्टली क्या किया, उस बर्तन को छू लिया या पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ तो लिया और आपको गर्म भी बहुत लग रहा है, आपको पता है कि ये हाथ से छूटना ही है क्योंकि इतना गर्म है और मतलब आप हैंडल कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। फिर भी जब आपको पता होता है कि इसमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको पटकते नहीं हो सडनली से, राइट। तब आप उसको क्या करते हो, आप उस चीज़ को फिर आराम से रखते हो, नो मैटर कि आपको थोड़ा दर्द दे रहा है, जल रहा है आपका हाथ, लेकिन आप फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हो कि आप तुरंत से पटकते नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक्चुअली में जो रैपिड एक्शन होता है, इसमें ब्रेन इंडल्ज जनरली नहीं होता है, बट कभी कभी ब्रेन भी इंडल्ज होता है। जब ब्रेन इंडल्ज होता है तो आप जल्दी से क्विकली कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, और जब आप क्विक डिसीजन लेते हो कि तुरंत से पटक देना या फिर आप किसी चीज़ को फेंक देते हो गर्म लगने पे या भाग जाते हो कभी, तो वो क्या है, उस टाइम में आपका ब्रेन इंडल्ज नहीं है। जब भी ब्रेन इंडल्ज होगा तो आप देखना बहुत ही बुद्धिमानी से काम लोगे और आप तुरंत से किसी चीज़ को पटकोगे नहीं, आप उसको आराम से कहीं पे सेटल करोगे, कहीं रखोगे, उसके बाद फिर ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो जनरली तो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, पर इसमें क्या है, कुछ हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है अगर बात की जाए मल्टी सेल्यूलर की। तो अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जैसे कि मैंने बोला आपको कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है, दो तरह के नर्वस सिस्टम है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके एक्सियल पार्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अब ये एक्सियल पार्ट को हैंडल करने की अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये मिडल पार्ट आप जो देख रहे हो ये होगा, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या आएगा, जिसमें क्या आएगा, ब्रेन, ठीक है, जिसमें कि ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये आपका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आते हैं पेरिफेरल। आप देख रहे हो ऐसे जो हाथ वगैरह में आपके जो कुछ नर्व्स हैं, ऐसे नर्व्स जो हैं ये आते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट, PNS बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में। अब इसमें क्या होता है, कुछ नर्व्स होते हैं, नर्व्स भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, दो तरह के नर्व्स होते हैं। एक होता है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है। उसके बाद आता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो आपके क्रेनियल पार्ट यानी कि ब्रेन के पार्ट से अटैच होता है।
आप देखो आपके कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो सीधे ब्रेन से अटैच होते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, आपके क्रेनियल पार्ट्स होंगे, क्रेनियल नर्व्स होंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होंगे वो क्या होंगे, स्पाइनल नर्व्स हो। यानी कि अगर हम लोग सेंट्रल पार्ट की बात करें तो कौन कौन से पार्ट आएंगे इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से अटैच हैं कुछ नर्व्स, उसको क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हैं कुछ नर्व्स, उसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बॉडी बना किस तरह से है, क्या कॉम्पोजिशन है हमारे बॉडी का, और जो नर्व्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ से कहाँ तक वर्क करते हैं, ये समझना भी क्या है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। अब हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म की, वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, ठीक है, यानी कि नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल की बात करेंगे। सबसे पहले इस नर्व सेल में एक चीज़ देखो, वो ये है कि इस नर्व सेल का शेप देख लेते हैं। तो ये कैसा है, ये लॉन्ग है, आप देख रहे हो ये कितना लॉन्ग है, और साथ में एक और चीज़ है, यानी कि ये लॉन्ग तो है ही, साथ में कैसा है, ब्रांच्ड है, राइट। ये लॉन्ग होने के साथ साथ कैसा है, ब्रांच्ड है। अब ये ब्रांच्ड होना और लॉन्ग होना क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक से ये ऐसा है, जी नहीं। ये इसीलिए ऐसा मैंने बताया था जब मैं आपको सेल पढ़ा रही थी, उस चैप्टर में मैंने बताया था कि कोई भी सेल जो होता है उसका जो शेप होता है और साइज होता है, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि इसका फंक्शन, इसी से आप डिटरमाइन करो कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। इसका फंक्शन है क्या करना, मैसेजेस को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र करना। आपने देखा होगा कि जब हमें कुछ मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने होते हैं, या तो हम लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर लेटर सपोज हम लोग क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, या फ़ोन कॉल करते हैं, और जो भी ये पहले क्या था, पहले हमारे पास एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, राइट। तो उसमें देखते था वायरिंग्स होते थे, तो वो जो वायर होता था वो कैसा होता था, वो लॉन्ग होता था, राइट। तो ट्रांसफ़र करना हो मैसेज को तो उसमें लॉन्ग, लेकिन ये ब्रांच्ड भी है, क्यों, क्योंकि इसको मैसेज को कैप्चर भी करना है, राइट। इसको क्या करना है, मैसेजेस को कैप्चर भी करने हैं। तो मैसेज कैप्चर करने के लिए एक हाथ टाइप का, आप देखो, हमें कुछ होल्ड करना है, राइट। तो हमारे पास क्या है, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है जो ग्रिप देता है हमें, ताकि हम लोग इस चीज़ को होल्ड कर सकें। इनके पास भी ऐसे ही ब्रांच्ड शेप है, सो दैट कि वो क्या कर सके, ग्रिप मिल सके, और ये ग्रिप की वजह से ये क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को। समझ में आया। अब इसकी बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जैसे बॉडी है, उसका जो बेसिक यूनिट है, हमने इसका डिस्कशन कर लिया है पिछले क्लास में, कि बेसिक यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है सेल, सेल होता है। और अगर बात करें किसी भी नर्वस सिस्टम की, अगर हम लोग जैसे अभी बात करें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की, या कोई भी, वो बना हुआ है किससे, नर्व सेल से। तो ये है हमारा नर्व सेल, ये बेसिक कंपोनेंट, नर्व सेल का बेसिक कंपोनेंट, मतलब नर्वस सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट है नर्व सेल या न्यूरॉन, ठीक है। ये वही न्यूरॉन है। अगर इस न्यूरॉन की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक नॉर्मल सेल की तरह, इसकी क्या है, सब कुछ है इसमें, नॉर्मल सेल की तरह सब कुछ है। बोलने का मतलब है इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारा चीज क्या है, एक सेल में होना चाहिए, राइट। तो ये सारा कुछ इसमें क्या है, सेल में प्रेजेंट है। तो इसको अगर लेवल करना चाहें तो सबसे पहले अगर मैं इसको लेवल करूं तो इसको बोलते हैं, ये इसका क्या है, सेल बॉडी है, जो कोई भी ऑर्डिनरी सेल की तरह सब कुछ है इसमें, राइट। तो ये है सेल बॉडी, और इसको क्या बोलते हैं, इस सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, ठीक, साइटोन भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेल बॉडी हो गया। अब आप देख रहे हो ये सारे, तो ये सारे क्या है, ये सारे एक्चुअली क्या है, फाइबर्स हैं। कैसे फाइबर्स हैं, तो नर्व फाइबर्स हैं, राइट। ये सारे नर्व फाइबर्स हैं। तो नर्व फाइबर्स में क्या हो गया, कुछ नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्या है, स्मॉल इन शेप हैं, और ऐसे जैसे कि ये सारे, अगर ये स्मॉल नर्व फाइबर्स को की बात की जाए तो इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं, यानी कि ये, इसको मैं यहाँ पे लेवल करूँ अगर, तो ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद अगर आप देखो, यही अगर ये यहाँ पे छोटा रह गया, यहाँ पे छोटा, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया है, एकदम लॉन्ग गया है, राइट। तो ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो मतलब कहने का मतलब है स्मॉल जो नर्व फाइबर्स है वो डेंड्राइट है, और लॉन्गेस्ट फाइबर जो है वो क्या है, वो है आपका एक्सॉन। ये दो चीज हो गया, राइट।
नाउ व्हेन यू सी इट क्लोजली, अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप देखो तो आप पहले तो ये देखोगे कवरिंग को, ठीक है, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं और ये कवरिंग क्या है, तो ये है मेलिन शीथ, ठीक है, ये मेलिन शीथ है। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, मतलब कोई भी शॉक, ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर है। हमारे बॉडी में क्या है, झटके से कोई भी काम हो तो हमारे बॉडी में कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जनरली फ्लूइड की तरह होते हैं, तो ये क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, इसको मेलिन शीथ बोलते हैं। और बीच में आप देखो गैप्स हैं, आप देख रहे हो गैप्स, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, ठीक है, ये है आपका बीच का पार्ट, राइट, ये हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हो ये क्या है, ये है एंडिंग फाइबर्स और टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं इसको। टर्मिनल्स का मतलब होता है जहां कोई चीज खत्म हो, राइट, टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया ये पूरे नर्वस सिस्टम के यूनिट का, यानी कि बेसिक यूनिट जो कि है न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब अगर बात कर लें कि क्या होता है, तो पहले ये जो आपके डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो भी मैंने बताया है कि वो है रिसेप्टर्स। वो क्या है, रिसेप्टर्स में प्रेजेंट है। अब इन्होंने क्या किया, रिसेप्टर से मैसेज को यहाँ पे कैच किया। मैसेज कैच करने के बाद ये मैसेज जाता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी से ये मैसेज ट्रांसफर होता है एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे ये जाके मिलता है किससे, इफेक्टर से पहले ये मिल जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जाता है किससे, इफेक्टर से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि ये तो मैंने एक न्यूरॉन बनाया है, क्या बॉडी में सिर्फ एक ही नर्व सेल प्रेजेंट है, तो नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 10,000 मोर देन दैट, ठीक है, उससे भी ज़्यादा। ब्रेन में अलग से नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं बाकी, तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं। उसमें से ये जो नर्व सेल्स हैं वो जुड़े कैसे हैं, तो एक्चुअली एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये नर्व सेल है, इसे जब दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होगा तो ये कंप्लीटली इससे जुड़ा हुआ नहीं है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन, ठीक है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि ये क्या है, मान लो यहाँ से हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मैंने बताया था कि कोई भी मैसेज है वो किस फॉर्म में जाएगा, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा। ये लैंग्वेज ही ब्रेन को बस समझ में आता है, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, तो ये जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगा तो ये मान लो ये मेरा नर्व सेल्स का एंडिंग हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जब दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होगा तो इस बीच में गैपिंग होता है, और ये गैपिंग में क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो, उनको न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं, या कोई भी ट्रांसमीटर, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और उसके बाद फिर आपका न्यू जो है सेल यहाँ से फिर नया स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और ये साइनेप्स जो है, ये गैप है, इसको गैप है या जंक्शन बोल सकते हो, ये जंक्शन है। तो यही जो केमिकल सब्सटेंस है, इसके थ्रू ही क्या होता है, मैसेज पार्सल हो गया। यानी कि दो नर्व सेल्स हैं, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल, इसको जोड़ने का जो काम करता है वो करता है ये गैप, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक गैप भी किसी चीज को जोड़ने का काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये करता है, और ये किसकी हेल्प से करता है, तो ये इस टाइप के जो मतलब आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसके थ्रू ये क्या करता है, एक गैप को क्या करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, ठीक है। तो यानी कि जो मैसेज है वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे जंप करके यहाँ से वो ट्रांसमिट हो जाएगा। आई होप आपको नर्वस सिस्टम का ये जो न्यूरॉन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नर्व्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व्स, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर नर्व्स, फिर आता है एक आपका रिले और मिक्स नर्व्स, ठीक है। रिले या फिर इसको मिक्स्ड नर्व्स भी बोलते हैं। तो ये नर्व्स जो होते हैं, सेंसरी नर्व्स, नाम से ही पता चलता है कहाँ पे होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स में और रिसेप्टर्स में। मोटर नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ पे होंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो सेंसरी नर्व्स का मतलब है जो नर्व्स कहाँ से, मान लो ब्रेन
या फिर मतलब सेंस ऑर्गन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन में, ठीक है। और मोटर नर्व्स का मतलब हो गया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएगा कहाँ, तो वो जाएगा मोटर मतलब हो गया मसल्स हो गया, इफेक्टर्स हो गया, ठीक है, मसल्स में, और वो कोई भी काम को करवाएगा। और रिले नर्व जो होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे जाके थोड़ा सा मिक्स हो जाता है इन दोनों के बीच में एक जंक्शन का काम करता है, ये रिले नर्व दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारे नर्व्स के बारे में बात थी। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने न्यूरॉन्स को जाना, नर्वस सिस्टम का जो मेन बेसिक यूनिट था न्यूरॉन्स, उसको जान लिया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो हमें जानना है कि नर्वस सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है, ये सेंट्रल पार्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CNS, राइट। एंड देन देयर कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है साइड बाय साइड, ठीक है, यानी साइड बाय साइड, यानी अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उसका जो सेंटर पार्ट का जो नर्व्स है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में। और ये जो पेरिफेरल यानी हैंड्स हो गया आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, दीज आर पेरिफेरल पार्ट, साइड बाय साइड, और इसको लिखते हैं PNS, राइट। ये हो गया इसका नाम। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से, यानी ऐसे नर्वस सिस्टम जो क्या करे, कुछ ऐसे एक्शंस को, इसको ना इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को जो डील करे। जैसे कि इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब वैसे एक्शंस जैसे आप ब्रीदिंग हो गया, आपके पलक का झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, ठीक है, ये ऐसे क्या है, ऐसे एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस, क्योंकि ये एक्शन जो है आप चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके विल के ऊपर की बात हो गई, राइट। अभी बाकी जो हम लोग कोई भी काम करते हैं वो हमारे विल के अंदर में है। आप करना चाहो तो करो, आप डांस करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आप वॉक करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो। दिस इज व्हाट अबाउट इन आवर कंट्रोल। आप जब चाहे तब रोक सकते हो, लेकिन ये आप रोक नहीं सकते हो। ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज इज समथिंग यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, राइट। तो ये सारा क्या है, ये कह रहा है, ये किसके अंदर में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में आता है, राइट। अभी हो गया वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बोला कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कैसे नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में होंगे, वैसे जिसमें कि वो सारे एक्शंस इन्वॉल्व हैं जो क्या करें, जिसमें हम लोग का अपना कंट्रोल है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे वॉकिंग, डांसिंग एंड राइटिंग, थिंकिंग, ओके, मेनी मोर, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि दो पार्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन जो दो पार्ट हैं वो हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो सेंट्रल नर्वस के मेन पार्ट हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अगर हम लोग किसी ऑफिस की बात करें या किसी अगर हम लोग बात करें एक स्कूल की, लेट अस सपोज, उस स्कूल में आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल होगा, एक वाइस प्रिंसिपल होगा। तो ब्रेन जो है वो हमारा वर्क करता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ एनी बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वाइस प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जो ब्रेन के पीछे पीछे काम करता है, राइट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो प्राइम रोल प्ले करने लगता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी, मतलब ब्रेन से भी ज़्यादा, ठीक है। ब्रेन जो है उसके क्या है, 3 रीजन है। तो ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो मेन फैक्ट्स है कि ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली क्या है, ब्रेन जो है वो एक्चुअली कितना होता है। तो ये टोटल ऑलमोस्ट ये इतने केजी का वेट होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले ये तो पता है कि ब्रेन जो होता है वो लार्जर होता है ह्यूमंस में और बाकी ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए हम लोग क्या है, सुपीरियर ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द अर्थ, राइट। तो हम लोग सुपीरियर इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे बड़ा है, राइट। और इसके 2% जो है, 2% आपके पूरे बॉडी वेट का ये 2% वेट होता है इसका, ठीक है। बॉडी वेट का ये 2% वेट होता है। 80% के अराउंड इसमें क्या होता है, वाटर होता है। 80% के अराउंड इसमें वाटर होता है। और 25% जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, ब्रेन में मतलब यूज़ हो जाता है। आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन बन रहा होता है उसका 25% ऑक्सीजन जो है आपके ब्रेन में खपत होती है उसकी, यानी कि आपको ज़रूरत है
इतने ऑक्सीजन की। मैं ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं। हमें पता है कि ब्रेन जो है वो क्या है, वो एक ऐसा मास्टर हमारा क्या है ऑर्गन है, राइट। तो इसका क्या आपको पता है ना कि ये मास्टर ऑर्गन होने के साथ साथ क्या है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। क्या है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, और इस डेलिकेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है मौजूद सुविधा, वो हमें देखना होगा, राइट। कि हमारा जो जैसे ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये स्कल में, स्कल के नीचे है, तो इसमें एक क्या है, एक ब्रेन बॉक्स के अंदर है, ठीक है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है। और इस ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। अब एक याद रखो कि ये तो आपका बोनी स्ट्रक्चर हो गया स्कल, इसके बाद आपका डेलिकेट सा ऑर्गन क्या है, ब्रेन। अगर देखा जाए तो क्या है, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई कि अगर मैं क्या करूं कि मान लो जैसे आप अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर कराते हो, ठीक है, जब आप कोई चीज़ को ऑर्डर कराते हो, वो अगर चीज़ फ्रेजाइल है या बहुत ही डेलिकेट है, तो आप देखते हो कि उसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त की जाती है, और करना ही था, क्योंकि जैसे आपने कोई LED TV ऑर्डर करा लिया, तो उसमें क्या होगा, आप देखोगे उसके पैकेजिंग जो है वो इस तरह से करे गए होते हैं कि वो ज़रा सा भी हिले डुले ना, और उसको क्या किया जाए, एक शॉक एब्जॉर्बर, उसको एक क्या किया जाए, उसको कुशनिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये स्कल जो है वो तो एक बोनी सा स्ट्रक्चर है जो क्या कर सकता है, आपके ब्रेन को कभी भी डैमेज कर सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे भी कुछ कुशनिंग्स होंगे। इन कुशनिंग्स को में क्या है, यहाँ पे क्या है, कवरिंग्स हैं, कवरिंग्स हैं, मेम्ब्रेनियस पार्ट है, और इन कवरिंग्स को बोलते हैं मेनेनिन्स, मेनेनिंजेस। ओके, ये मेनेनिंजेस जो हैं यहाँ पे होते हैं। ये मेनेनिंजेस 3 लेयर में होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं उसके। कितने लेयर्स, 3 लेयर्स होते हैं। पहला जो है उसको मैं यहाँ पे लिखते चली जाती हूँ, थोड़ा सा ये उतना जानना ज़रूरी आप लोग को नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई मतलब आ गया तो इनकेस आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। एक होता है डोरा मैटर, दूसरी बात होता है आर्कनॉइड, आर्कनॉइड, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है पिया मैटर, ठीक है। अगर डोरा मैटर की बात की जाए तो ये क्या है, ये बहुत ही रफ और आउटर सरफेस है, ठीक है, रफ एंड आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। गॉट इट। आपके 3 लेयर्स हो गए, कौन कौन से, डोरा, आर्कनॉइड और पिया मैटर। अभी ये इसको जो है, ये लेयर्स जो हैं वो होंगे, लेकिन इन लेयर्स के बीच में भी क्या है, फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेरोब्रल, सेरोब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रल या सेरोब्रल, ठीक है, सेरोब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसको CFS भी, वो CSF भी बोलते हैं। तो ये फ्लूइड क्या है, देखो याद रखना कि जहाँ कहीं फ्लूइड की बात आए, ठीक है, हमारे घुटनों में भी क्या है, फ्लूइड है। आप कमेंट डाउन करना कि हमारे घुटने में कौन से फ्लूइड प्रेजेंट है। 9th क्लास में आपने किया है इसको, ठीक है। तो अगर हमारे घुटनों में भी कुछ फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या करते हैं, अगर आप अचानक से कहीं जंप करते हो, ठीक है, जैसे आप जंप करोगे आपके घुटनों को एक शॉक लगेगा, है ना। अगर आप जंप करते हो तो आपके घुटनों को एक शॉक लगता है, उस शॉक से आपका क्या हो सकता है, घुटने में डैमेज हो सकता है, बोन्स क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। उसके लिए हमारे बॉडी में क्या है, वो फ्लूइड उस जगह पे डाला गया है। अब वो फ्लूइड क्या करता है, आपको वो शॉक एब्जॉर्बर है, वो जो अचानक से आपको शॉक लगा, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लूइड, तो आपके बोन को कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है, राइट। उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी क्या है, अगर इनकेस आप कोई झटके वाले जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रेन भी झटका खा रहा है, तो वैसे जगह पे जो शॉक आएगा, वो शॉक को ये जो CSF है वो क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या है, और ये प्रोवाइड करता है कुशनिंग, ठीक है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ में क्या करता है, कुशनिंग के साथ साथ क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर भी है। क्या है, शॉक को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये आपको ब्रेन से रिलेटेड याद रखने हैं। साथ ही साथ हमें अब क्या करना है, ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। ब्रेन जो होता है वो मेनली क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, फोर का मतलब होता है आगे का, ठीक है, तो फोर ब्रेन है आपका, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन, वो कैसा है, मिड ब्रेन जो कि बीच का पार्ट है, और उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन जो कि पीछे का पार्ट है। अगर देखा जाए फोर ब्रेन को, तो एज मैंने बोला कि फोर जो आगे का पार्ट होता है उसमें आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होगा, इसका मेन काम है कोई भी थिंकिंग का प्रोसेस, जो आप थिंकिंग करते हो, ठीक है, कोई भी बेसिक एक्टिविटी,
बेसिक एक्टिविटी, जो भी मस्कुलर एक्टिविटी आपके बॉडी में हो रही है, मतलब मेजर जो फंक्शंस हैं आपके बॉडी का, वो कौन कराता है? सेरिब्रम कराता है। बहुत स्मार्ट होता है सेरिब्रम आपका, और सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट को, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को। यही सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एरिया भी किसने कवर कर रखा है? सेरिब्रम ने ही कवर कर रखा है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन जो होता है ऐसा, इसका कोई सब डिवीजन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? अगर देखा जाए तो आईज मूवमेंट के लिए। जब आप देखते हो आपकी आईज का मूवमेंट, जो भी रिफ्लेक्स, ये तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको क्या करता है? आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है, आप देखो ये वाला एरिया, ये क्या है? पोन्स है, इसको बोलते हैं पोन्स, ठीक है, ये एरिया। उसके बाद आप देखो थोड़ा सा ट्रायंगुलर एरिया बोल के आगे जाता है, इसको बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला, और इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। और यही फिर आगे चल के क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाता है। आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और उसके बाद आप ये पत्ता गोभी वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैबेज जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, ठीक है। आप पोन्स देखो, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के एकदम मिडिल पार्ट में भी होता है, मिडिल पार्ट में होता है, ठीक है। अगर फोर ब्रेन की बात की जाए तो फोर ब्रेन में क्या है? वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड भी क्या है? आपके फोर ब्रेन में भी है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये जो है ये आपके फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर बात की जाए वर्क की, तो अगर मैं यहाँ तक तो हमने समझा कि क्या क्या वर्क है। सेरिबेलम जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपने एक अल्कोहलिक पर्सन या ड्रंक पर्सन को देखा होगा, ठीक है, जिसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है। रोड पे भी हम लोग देखते ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? बहुत ही डांस कर करके चल रहे होते हैं, हिलते डुलते चलते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? नहीं, अपने बॉडी को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको मैंने सेरिबेलम में क्यों बताया? क्योंकि सेरिबेलम जो है, अल्कोहल जो है वो क्या करता है? सेरिबेलम को क्या कर देता है? अफेक्टेड करता है, ठीक है, ये उसके एक्टिविटी को अफेक्टेड करता है। और इसीलिए क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी जो है वो बिगड़ जाता है। यानी कि बैलेंसिंग किसका काम है? ये काम है आपके सेरिबेलम का। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आपके दिमाग में चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तो गलत बात है, क्योंकि चलना चाहिए कि आप बोली कि जो भी बॉडी एक्टिविटी होती है वो कराता है सेरिब्रम, ठीक है। तो वॉकिंग इज ऑल्सो अ बॉडी एक्टिविटी, राइट, नॉर्मल एक्टिविटी है बॉडी, मतलब चलना, तो वॉकिंग तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है हमारे बॉडी का। तो सेरिब्रम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम का अगर अफेक्ट हुआ है, उससे उसको क्या मतलब है? तो मैंने बोला यहाँ पे बैलेंसिंग, यानी कि सेरिब्रम जो है वो बॉडी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप चल रहे हो, ये सेरिब्रम करवा रहा है, लेकिन आप चलते हुए आपने देखा होगा कि आप बैलेंस कर रहे हो, आपका हाथ, आपका पैर, एक आगे जाना, एक पीछे जाना, जो सारे ऑर्गन्स मिलके एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, कोऑर्डिनेट कराना सारे ऑर्गन्स को, वो काम सेरिबेलम का है, ठीक है। बैलेंसिंग कराना आपके बॉडी का, वो किसका काम है? सेरिबेलम का है। इसीलिए याद रखना, सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी एक्टिविटीज के, बॉडी ऑर्गन्स के कंट्रोल के लिए या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला जो, अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं। लिटिल ब्रेन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं लिटिल ब्रेन? क्योंकि ये क्या है? आप देख ही सकते हो, एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, देख रहे हो आप, इसीलिए इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं, राइट। अब मेड्यूला की अगर बात करें तो मेड्यूला क्या कराता है? कोई भी इनर ऑर्गन के जो भी फंक्शन है, मैंने बताया था एलिमेंट्री कनाल में कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा था, है ना, ऑसियोफेगस में, कि आपका फुट जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऐसे करके मूवमेंट करा था। ये मूवमेंट कौन करा रहा है? उसके लिए उसका कंट्रोल किसके पास है? तो मेड्यूला के पास ही है, ठीक है। मेड्यूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका मेड्यूला डैमेज होता है या हर्ट होता है तो इसका सीधा इफेक्ट क्या है? डेथ ही है इसका सीधा इफेक्ट। यानी कि मेड्यूला क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन हो जाता है इस हिसाब से। और ये क्या करता है? कोई भी कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग वगैरह, मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट है, वो ये सारा जितना भी मूवमेंट है वो क्या कराता है? मेड्यूला कराता है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। आई होप आपको पोन्स जो होता है वो क्या है, एकदम आप देखो एक सेंटर पार्ट में कहीं ना कहीं ये आपका पोन्स है, और ये भी क्या कराता है? कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को क्या कराता है? जैसे कि आपके कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है या फिर कोई भी बॉडी मूवमेंट्स भी हैं, वो भी पोस्चर डिसाइड करना भी है, वो क्या है? पोन्स उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो मेजरली देखा जाए तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को याद रखेंगे। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है। अच्छा, सेरिब्रम से याद आया कि सेरिब्रम में एक और पार्ट है,
और वो पार्ट है आपका ब्रेन का, 2 हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। 2 ब्रेन का हेमिस्फेयर है, एक होता है राइट हेमिस्फेयर और एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। याद रखना कि जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये आपके राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो आपका राइट हेमिस्फेयर है वो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये 2 आपका हेमिस्फेयर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे लॉब भी होते हैं, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लेना, बना लेना। ब्रेन आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपके ब्रेन की जो पार्ट्स हैं इसका और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे MCQs में आ जाते हैं, और ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसका फंक्शन क्या है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने बात कर ली ब्रेन के बारे में, ब्रेन को हमने डिटेल में समझ लिया। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही थिन होता है, और इसके मेजर फंक्शंस ये होते हैं कि जो नेक के नीचे का जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, सेंसरी इंपल्सेस को स्किन से लेके मसल्स, स्किन मसल्स से जो इंपल्सेस मिलते हैं, सेंसरी इंपल्सेस, इसको लेके किसको देता है, ब्रेन को देता है। और फिर ब्रेन और मोटर रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन से लेके फिर मसल्स को देता है, जो भी मोटर रिस्पॉन्सेस होते हैं। यानी सेंसरी रिस्पॉन्सेस और मोटर रिस्पॉन्सेस के बारे में मैंने बताया कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन से इंपल्सेस को लेके आपके ब्रेन को देते हैं। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें क्या एक्शन है। देखो यहाँ पे फंक्शनिंग क्या हो रहा है, यहाँ फंक्शनिंग मैं पहले इससे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दूं कि आप देखो ये आपका है ब्रेन, ठीक है, ये है आपका ब्रेन, और इस ब्रेन को आप देखो यहाँ पे ये आपका ब्रेन है, ये आपका सेरिबेलम है, यहाँ पे एक मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा से आगे बढ़ के क्या बनता है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में क्या है, किससे कवर्ड है, तो वर्टिब्रे से कवर्ड है, आपका वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड है, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है, उससे क्या है, ये कवर्ड है, राइट, प्रोटेक्टेड है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ऑडियंस का काम ये है कि आप ये सेंसेस को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह। तो अब देखो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, यानी आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है। आपका जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें क्या है, रिसेप्टर्स है, मैंने ये बता रखा है कि उसमें क्या है, रिसेप्टर्स है। कोई भी मैसेज को वो क्या करता है, पहले तो रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो किसको देता है, वो देता है स्पाइनल कॉर्ड को। वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उस मैसेज को लेता है और वो देता है वो किसको, ब्रेन को। फिर ब्रेन जो है वो क्या करता है, उस मैसेज में प्रोसेसिंग करता है और डिसाइड करता है क्या डिसीजन लेना है, और वो देता है वो मोटर मतलब जो भी रिसेप्टर, इफेक्टर्स बोल सकते हैं इसको, इफेक्टर्स जो भी मसल्स होते हैं, इफेक्टर्स जो है उसको देता है, और इफेक्टर्स जो है वो क्या करता है, फंक्शनिंग करवाता है, राइट। तो ये यहाँ पे हो गया। इससे पहले मैंने ये बता दिया था कि जो आपका ब्रेन है वो क्या है, प्रिंसिपल है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो वाइस प्रिंसिपल है। लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि क्या हो रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, बहुत बड़ा स्कूल है, 3 फ्लोर का स्कूल है, ठीक है। तो उस स्कूल में क्या हुआ कि जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें क्लासेस हो रहे हैं, राइट, ग्राउंड फ्लोर में आपके क्लासेस हो रहे हैं, और वही ग्राउंड फ्लोर में आपका एक कैबिन बनाया गया है। वो कैबिन किसका है, वो कैबिन है वाइस प्रिंसिपल का, ठीक है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल का केबिन है वो बहुत ऊपर है, वो 3rd फ्लोर पे, लेट अस सपोज वो सबसे ऊपर है उसका केबिन, वो 3rd फ्लोर पे है उसका केबिन। अब क्या होता है, जनरली यहाँ क्या प्रोसेसिंग है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे बच्चों के बीच कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो इशू क्या होता है, सबसे पहले जाता है किसके पास, वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल कोई डिसीजन नहीं ले सकता है बिना किसके, प्रिंसिपल के। तो वो उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को लेके देता है किसको, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि हमें यहाँ पे क्या एक्शन लेना है, तो प्रिंसिपल वहाँ पे एक्शन ले लेता है। अब यहाँ पे चीज़ क्या हुआ अचानक से कि 2 बच्चे आपस में इतने विगरसली फाइट करने लगे कि वो क्या एक दूसरे को इंजर्ड कर दिए, ठीक है। अब दोनों क्या है, ऐसा केस है कि वहाँ पे क्या किया जाए नहीं किया जाए, इट्स अ वेरी सीरियस केस फॉर अ स्कूल, ठीक है। तो इस केस में अब क्या है कि अगर ये सेम पैटर्न को, एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट को फॉलो किया जाए स्कूल के, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम लगने वाला है, ठीक है। और हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, सडनली कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तो वो जो न्यूज़ है वो जाता है किसके पास, वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल के पास उस वक्त इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि वो क्या करे, उस न्यूज़ को लेके जाके किसको दे, वो जाके दे सीधा ब्रेन को, फिर ब्रेन डिसीजन ले, फिर वो एक्शन ले, तो उतना टाइम तो होता नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, खुद ही डिसीजन ले लेता है कि ये करना है। तो अगर वैसे में डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ने ले लिया तो समझो कि ब्रेन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह के एक्शन को, जो क्या है बहुत ही जल्दबाजी में लिए जाते हैं, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन।
और जो पाथवे फॉलो किया गया इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्या है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बनते हैं। अगर इसके फ्लो चार्ट की बात की जाए, रिफ्लेक्स आर्क की बात की जाए, तो ऐसे में रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंस ऑर्गन्स, या फिर यूँ कहो, मैं यहाँ दूसरे तरीके से लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले मैसेज को रिसीव करते हैं, और वो रिसीव करके वो मैसेज किसको देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर वो मैसेज को किसको देता है, वो ब्रेन को देता है। ठीक है, अब ब्रेन जो है उस मैसेज में काम करता है, और वो फिर तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन नहीं होगा, यानी कि सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन से क्या है, रिसेप्टर्स जो हैं वो देते हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर वो क्या है, वो देता है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही मास्टरमाइंड है, उसी को क्या है, फैसला ले लेना है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो दे देता है, ये दे देता है वो किसको, इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मसल्स को या मोटर को, मसल्स को कि भाई, मसल ऑर्गन्स को कि आप क्या करो, एक्शन लो या फिर। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कि एक प्लेट है जो क्या है, बहुत ही हॉट है। ठीक है, बहुत गर्म है। ठीक है, आपने अचानक से उसको टच कर लिया। जैसे आप टच करते हो, आपका टच यानी आपने किसके थ्रू टच किया, स्किन के थ्रू, आपके स्किन की तरह। यहाँ स्टिमुलस हीट है, हीट आपका स्टिमुलस है। आपका यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन है वो है आपकी स्किन, हाथ की स्किन। ठीक है, अब ये हाथ के स्किन में जो आपके रिसेप्टर्स हैं, कौन से रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे, मैंने बताया है थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, उन्होंने रिसीव कर लिया इसको, अब ये रिसीव करके इन्होंने किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत से डिसीजन दिया कि आप हाथ हटा लो। तो हाथ हटाने के बाद वो इफेक्टर्स जो हैं उसको दिया गया कि आप हाथ हटाने के लिए बोलो, और ये इफेक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, मसल्स को। और यहाँ पे कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, बाइसेप्स काम कर रहे हैं, और ये बाइसेप्स जो है इन्होंने क्या किया कि चलो भाई हटा लेते हैं हाथ। अब एक चीज़ और याद रखना है इस इफेक्टर से रिलेटेड, कि इफेक्टर्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये सेल्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और जो ये प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस की वजह से इनका अरेंजमेंट जो है ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे मतलब जो आपका जो इफेक्टर्स है उसमें प्रोटीन है, और जैसे इफेक्टर्स को क्या मिला, इलेक्ट्रिक। मैंने बोला ना ये सारा जो काम हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, इसके लैंग्वेज क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है इसका लैंग्वेज। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ने क्या किया, इफेक्टर्स को दिया। इफेक्टर्स जो है उनमें प्रोटीन था, उन्होंने यहाँ पे लाया, और ये प्रोटीन की वजह से इसका अरेंजमेंट हो गया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो मतलब इम्पल्सेस है, इन्होंने क्या किया, मसल्स को बोला कि मसल्स जितने भी इसमें मसल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होगा, उसका जो ऑर्गन है, मतलब आपका बाइसेप जो है, वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मसल जो है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका हाथ क्या होगा, बोन जो है उसको ऊपर खींच लेगा। यानी जो आपका हाथ ऐसे छू रहा था प्लेट को, वो क्या हो गया, ऐसे झट से ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और याद रखना ये कैसा प्रोसेस है, यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये जस्ट उल्टा भी हो सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये आपको याद रखना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इसमें क्या है, हमारे ब्रेन को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, जो अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की थी वो क्या था, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन था। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने स्पाइनल जो यहाँ पे वर्ड ऐड किया है, इसका मतलब यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो था स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन वहाँ यहाँ पे एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। अगर सेरिब्रल बोला तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, इतना सबको पता है। तो ये जो सेम चीज़ था, जो आपका सेंसरी ऑर्गन, फिर जाके रिसेप्टर्स, फिर जाके आपका जो यहाँ पे बस जो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था वहाँ पे आपके ब्रेन को इंडल्ज कर दिया जाएगा, और बाकी सारा कुछ क्या होगा, एकदम से सेम होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बोलते हो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल को वोट दिया गया, मतलब वो मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो आपको
याद रखना है कि फिर ब्रेन क्यों। तो जैसे देखो आपके हेड पे जैसे आपके आईज के मसल्स हैं ये सब, तो जो आप ब्लिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो, क्या आपने कभी फील किया है कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बहुत देर तक टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आप रूम के अंदर रहते हैं अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर तो सनलाइट एकदम से घुस नहीं जाती होगी उतने अमाउंट में, तो जब आप घर के अंदर रहते हो और अचानक से धूप में निकलते हो, तो क्या आपने फील किया होगा कि आपकी आँख अपने आप बहुत छोटी हो जाती है, आपकी प्यूपिल जो है, आपका आँख जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आईज में जो है, अगर मैं आपके आईज को देखूं तो हमारे सबके आईज में क्या होता है, एक एरिया होता है, उसमें एक ब्लैक कलर का प्यूपिल होता है, राइट। ये एक ब्लैक कलर का प्यूपिल होता है। तो जब आप जाते हो कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या है, लाइट डिम है, ठीक है, कम लाइट है, डिम लाइट है, उस टाइम में ये प्यूपिल जो है वो आपका क्या होता है, एक्सपैंड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ताकि वो क्या कर सके, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके, और वो लाइट के एब्जॉर्ब करके वो डिम लाइट में भी आपको कुछ दिखा सके, ताकि आप देखने के लिए एबल हो जाओ। लेकिन फिर जैसे आप बाहर आते हो, और बाहर आने के साथ ही जो आपको बहुत सारा, अंदर तो डिम लाइट था, अंदर लाइट कम था, जैसे आप बाहर आए तो लाइट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम में क्या होता है, ये आपका जो प्यूपिल है ये क्या होता है, अचानक से छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सपैंडेड था, इसको डायलेक्शन कहते हैं और डायलेशन कहते हैं, और ये क्या हो गया, एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोटा हो गया। तो ये जो छोटा इसीलिए हो गया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब अचानक से बहुत लाइट आपकी आंख में आने वाली है, तो वो आपका प्यूपिल जो है उसको क्या करता है, तुरंत से छोटा हो जाता है, ताकि वो क्या है। लेकिन जब आप बाहर आते हैं, बहुत देर लाइट अंधेरे में रहा, और जैसे आप बाहर निकले तो आपका डायलेक्ट जो है वो क्या है, एक्सपैंडेड है, और जैसे आप बाहर निकलते हैं तो फिर क्या है, वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वैसे में वो क्या है, ये जो प्यूपिल का मूवमेंट है, बड़ा होना छोटा होना, ये हम लोग आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा होना छोटा होना, ये जो प्यूपिल का मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये आपको तो पता नहीं था, आपको पता थोड़ी था कि आप ऐसे कर रहे हो, आँख बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, ये आप नहीं कर रहे हो, ये हो रहा है, राइट। तो ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो है, ये कैसा एक्शन है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने वाली बात है और समझने वाली बात है कि हमने बात किया था, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जनरली नेक से नीचे के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो आपका एरिया है आईज, ये तो नेक से ऊपर है, ये तो आपके हेड के पास आसपास का एरिया है। तो यहाँ पे जो मैंने जैसे बोला कि अगर थर्ड फ्लोर पे कोई घटना घटी होती, प्रिंसिपल तो थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, और अगर थर्ड फ्लोर पे कोई घटना घटी होती तो वो तो प्रिंसिपल के पास ही जाएगा ना वो मैटर, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही में जैसे आई से रिलेटेड या हेड से आसपास के जो रिलेटेड है, वहाँ पे जो मेजर एक्शन है वो ब्रेन ही लेता है, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रॉब्लम यह है कि आप कह सकते हो कि यहाँ तो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते ही क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को नहीं टच कर रहे हैं। मतलब एक पूरा जो पैटर्न होता है, जैसे मैंने नॉर्मल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आई होप आपको ये आता होगा कि सेंसरी, फिर आपका रिसेप्टर्स ने लिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने दिया ब्रेन को, ब्रेन ने दिया इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स ने दिया मसल्स को, और काम हो गया। ये जो आपका पूरा एक क्या है, फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट जो है वो उसमें क्या है, मान लो इसको माइनस करो या फिर इसको माइनस करो, किसी एक को भी अगर तुम माइनस करते हो तो ये एक शॉर्टकट हो गया ना, एक शॉर्टकट पाथवे है जो, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्टकट लेते हो या लॉन्ग कट, तो आप शॉर्टकट ही लेते हो, तो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, हमने शॉर्टकट लिया है। तो या तो हम लोग ब्रेन को लेंगे या स्पाइनल कॉर्ड को लेंगे, कोई एक ऑर्गन को ले रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। और ये आपका है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या आ सकता है, ब्रीदिंग आ सकता है, हार्ट बीट का आपका चलना आ सकता है, आई ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज आ सकता है। अब बताओ हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, वो कैसा होगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन या फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा सेरिब्रल। ये आप कमेंट डाउन करना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में क्या है, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम का क्या मतलब है, तो देखो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डक्ट नहीं होगा, ठीक है, डक्टलेस होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डक्ट के थ्रू काम करते हैं, मतलब जब भी आप क्या, हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में हमने न्यूट्रिशन वाले क्लास में बात की है। उसमें क्या है, एक डक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर जो है वो क्या था, उसमें क्या था, जाके बाइल जूस जो है वो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा था और फिर वहाँ से क्या हो रहा था, सिक्रेशन चालू हो रहा था। लेकिन जो डक्टलेस होते हैं ग्लैंड, इसमें क्या होता है, कोई भी नहीं होता, ये डायरेक्टली किस में जाता है, ये सीधा ब्लड में जाता है, डायरेक्टली ब्लड में ही इनका सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं हॉर्मोन्स,
ठीक है, इस सिस्टम में आते हैं हॉर्मोन्स का सिक्रेशन। ये आपने खूब पढ़ा होगा हॉर्मोन्स के बारे में। देखो हमारा बॉडी जो है ना, मैंने बोला कि हमारे बॉडी में क्या है ना, हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बॉडी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको चलाने के लिए सिर्फ नर्वस सिस्टम या सिर्फ हार्मोनल सिस्टम काफ़ी नहीं है, हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे प्लांट जो है उनमें हार्मोनल सिस्टम है और वो काम चल जा रहा है, जैसे हाइड्रा वगैरह है उनमें क्या है, सिर्फ नर्वस सिस्टम है तो काम चल जा रहा है। लेकिन हमें अगर खुद का हमारा जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम दोनों चाहिए। अब एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर बात की जाए हार्मोन्स की, ठीक है, तो हार्मोन्स जो होते हैं ना वो उनका जो एक समझो कि काम जो होता है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ये स्लो होते हैं। और जो रैपिड होते हैं नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये कैसा काम करता है, एकदम रैपिड काम करता है और ये एक स्लो काम करता है, ठीक है। ये इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, लॉन्ग लिव्ड हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट, या शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके इफेक्ट हमेशा क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ही होते हैं। इसके इफेक्ट कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। ये क्या करता है, ये बॉडी के, ये क्या है, वाइड स्प्रेडेड है, ठीक है, वाइड स्प्रेडेड है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बॉडी के हर पार्ट में जाके शामिल होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम जो है वो है वाइड स्प्रेड नहीं है, नॉट वाइड स्प्रेडेड, ठीक है। ये पूरी तरह से हर जगह नहीं जा पाता है, बाहरी बार में लोकल ग्लैंड्स में ही क्या है, ये मिलके रह जाता है, लोकल जगह पे ही क्या करता है, ये अपना नर्वस करता है। अब है ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी इलेक्ट्रिकल और कह सकते हो इलेक्ट्रिक केमिकल वे में क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है चीज़ों को। और ये क्या है, ये पूरी तरह से केमिकल सब्सटेंस है और केमिकली क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है चीज़ों को। आई होप कुछ डिफरेंसेस आपको ये क्लियर होते गए होंगे। तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पूछ सकता है कि नर्वस सिस्टम तो है ना हमारी बॉडी में, तो हार्मोन्स की क्या ज़रूरत है, अगर हार्मोन्स तो है हमारी बॉडी में फिर नर्वस सिस्टम की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये डिफरेंसेस देखे कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हार्मोन्स बेहतर तरीके से कर पाते हैं, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उसमें हार्मोन्स क्या है जबरदस्त। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो हमारे में ग्रोथ एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हार्मोन का इफेक्ट होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इसके मेटाबॉलिज्म में कोई इसका रिलेशन नहीं है, इसका काम है मोस्टली कोऑर्डिनेशन को करवाना, कुछ मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफ़र करवाना, ये इसका मेजर रोल है यहाँ पे, ठीक है। हमने समझ लिया कि नर्वस सिस्टम के होते हुए भी हार्मोनल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम की क्या ज़रूरत है, तो हमने ये देखा। अब जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं उसके बारे में देख लेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कलेक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे हम बात कर चुके हैं कि सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ पे ऑर्गन्स क्या है, ग्लैंड्स हैं। तो हमारे बॉडी में क्या क्या ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, इसमें ये हम लोग देख लेंगे। पहले है पेनियल ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। आप देखो ये तीनों जो हैं ये क्या है, आपके ब्रेन के पार्ट में है। और ब्रेन के पार्ट में मैंने बोला था कहाँ पे, सेरिब्रम में स्पेशली, ठीक है, सेरिब्रम में मैंने बोला था कि ये मोस्टली वहीं पे क्या है, मिलते हैं। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पेनियल, हम लोग इस सब के फंक्शन और इससे कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लैंड्स का नाम और इसका लोकेशन, समझ में आया। तो सेरिब्रम जो ब्रेन का पार्ट होता है, यहाँ पे है पेनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड जो है एक बटरफ्लाई के शेप में होता है, बटरफ्लाई शेप में होता है, ठीक है। इसको बाइलॉब्ड शेप भी कहते हैं। कैसा शेप, बाइलॉब्ड, मतलब दो लॉब्ड है इसमें, इसीलिए इसको बाइलॉब्ड शेप भी कहा जाता है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद आप देखो एक थैलेमस है, थैलेमस है जस्ट थायराइड ग्लैंड के नीचे, थोड़ा बहुत हार्ट के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में एक फैक्ट है कि ये क्या है, ये दोनों तरीके का एंडो और एक्सो, ये दोनों तरह का सिस्टम है। यानी ये कैसा काम करता है, ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है और एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है। तो पैनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का क्या है, ग्लैंड माना जाता है। आप देखो ये किडनी है, सबको पता है ये बीन शेप्ड क्या है, किडनी है। लेकिन इस किडनी के ऊपर में क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं।
इसको क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलेंगे, जो कि आपके किडनी में मौजूद है, किडनी के कैप की तरह मौजूद है। उसके बाद आता है ये टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो क्या है, मेल और रिप्रोडक्टिव क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद फीमेल में यही ग्लैंड जो है इसको बोलते हैं ओवेरीज, ठीक है। फीमेल में इसी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ओवेरीज बोलते हैं। दीज आर द मेन ग्लैंड जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड हैं ये हमने एक एक करके देख लिया, और इसके लोकेशन को याद रखना है कि किसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे हॉर्मोन्स की। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हमेशा याद रखना कि हार्मोन जो होते हैं उसका एक छोटा सा अमाउंट, हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती है, एक छोटा सा बहुत थोड़ा सा अमाउंट भी, क्योंकि इसका सप्लाई कहाँ होता है, डायरेक्ट ब्लड में होता है, इसीलिए हार्मोन्स का एक थोड़ा सा भी अमाउंट आपके बॉडी के लिए मोर देन इनफ है। तो ये हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। अब हमने देखा था कि कौन कौन से ग्लैंड में क्या क्या मौजूद है, तो अभी देखो ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हमने देख रखा था। अब देखते हैं हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट करते हैं एक इनहिबिटरी हार्मोन्स को, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन्स को, जिसका काम है क्या करना, पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस जो है सारा पिट्यूटरी ग्लैंड और वगैरह जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, ये सबको एक मिनट के लिए ये सबको देखता है, ठीक है, सबको कंट्रोल करता है, लेकिन मोस्टली ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे है, ये तो हमने देख लिया है कि वो ब्रेन के जस्ट नीचे में है, थोड़ा सा नीचे में, और इससे क्या सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है जो क्या कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, और कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ को, ठीक है। कोई बोन्स का, कोई मसल का, किसी भी चीज़ का, मतलब ग्रोथ हार्मोन है ये। ग्रोथ को कंट्रोल करना, ग्रोथ को बढ़ाना, ग्रोथ बहुत कम हो जाना, ये सब इसके अंडर में आता है, ठीक है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हार्मोन्स के ग्लैंड हमने देख लिए हैं कि कौन सा ग्लैंड है जहाँ से वो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं नाम, उस हार्मोन का क्या नाम है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। हमने लोकेशन वगैरह देख लिया है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगी, वो डिस्कशन होगा अबाउट डेफिशिएंसी, कि जब आप हार्मोन सिक्रेशन होता है तो क्या हो सकता है, ज़्यादा ओवर सिक्रेशन भी हो सकता है और अंडर सिक्रेशन भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिसका ओवर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे में हम लोग उसकी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो कि विंड पाइप के आसपास है, थायरॉक्सिन नाम का केमिकल जो है वो सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसका काम है मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब के अमाउंट को, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो आप बॉडी में जो खा रहे हो उसका जो बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, ये सब को कौन कंट्रोल करता है, आपका थायराइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे में पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, और जिसका काम है पैरा हार्मोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में चेक करता है। यानी क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका बॉडी में कैल्शियम का लेवल है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो वो कोई भी थायराइड नहीं लिखिएगा, पैराथायरॉइड जो है वो उसका नाम आता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि थाइमस एक होता है, ठीक है, वो कहाँ पे है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे ये थाइमस हार्मोन जो है सीक्रेट करता है, और इसका काम है इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसका फंक्शन ये है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है टेस्टस, ये मैंने बताया मेल्स के बारे में, और टेस्टोस्टेरोन जो है नाम का ये हार्मोन सीक्रेट करता है, जो भी मेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या सेकेंडरी कैरेक्टर्स हो सकते हैं मेल्स के, क्लास 8 में पढ़ा है। शोल्डर का क्या होना, थोड़ा सा चौड़ा होना, पेल्विक ग्लैंडर। देखो याद रखना क्या होगा, अगर आपको कोई एक स्केलेटन मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी एक स्केलेटन मिलता है, फॉरेंसिक वाले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो स्केलेटन एक मेल स्केलेटन है या फीमेल स्केलेटन है। तो उसके स्केलेटन्स को देख के कैसे डिटरमाइन होगा कि वेदर इट्स अ फीमेल स्केलेटन और मेल स्केलेटन, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अगर शोल्डर क्या हो, थोड़ा सा ब्रॉड हो, आपके स्केलेटन का शोल्डर क्या हो, थोड़ा ब्रॉड हो, तो वो कैसा स्केलेटन होगा, वो एक मेल का स्केलेटन होगा। क्योंकि आप देखना फीमेल का जो स्केलेटन होता है, जो शोल्डर होता है, वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आप उतना ब्रॉडेड नहीं होता है, नैरो होता है,
और जो मेल का जो स्केलेटन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पेल्विक गिर्डल की बात की जाए, जो हिप बोन होता है उसकी बात की जाए, तो वुमेन के जो हिप बोन होते हैं वो वाइडर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहीं पे क्या है, यूटरस है, जो जहाँ पे क्या है बच्चा जो है वो सेफ होता है, एम्ब्रियो होता है, तो एक उसका क्या है, एक वाइडर होना इज़ अ वेरी जेन्युइन रीजन। तो इसका समझो कि एक वाइड होता है, तो अगर आप कोई भी स्केलेटन देखते हो उसका पेल्विक गिर्डल थोड़ा वाइडर है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक फीमेल है। अगर इस कैरेक्टर्स को बात बोलें, इन कैरेक्टर्स की बात की जाए, तो इन कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रो होना, ये सब जेनिटल पार्ट्स में हेयर का ग्रो होना, ठीक है। वॉइस का क्या होना, बहुत ज़्यादा बैस होना, जैसे आप देखते हो मेल वॉइस जो होता है वो थोड़ा सा वो उसमें बैस ज़्यादा होता है, फीमेल वॉइस श्रिल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं किससे, इस टेस्टिस से, मेल में जिसमें टेस्टेरोन होते हैं, और ओवरीज में जिसमें फीमेल्स होते हैं ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, ये सारा काम है इनका। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करूँगी। पहला तो ये कि जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन से जिनका डिराइव्ड होता है, और क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अमीनो एसिड से बने हैं, अमाइड्स बोलते हैं ऐसे हार्मोन्स को, और इसको पेप्टॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। एमाइड्स होते हैं जो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो हैं ये ऐसे मतलब ये जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स से डिराइव्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से डिराइव्ड होते हैं, और क्या होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, फैट या फिर लिपिड में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। समझ में आया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक पेप्टाइड्स, ठीक है, उसके बाद अमाइड्स, और उसके बाद होता है स्टेरॉइड जो होते हैं वो क्या होता है, तो ये स्टेरॉइड जो है टेस्टेस्टेरोन ये जो होता है ये किस में होता है, ये कहाँ पे होता है, ये कैसा टाइप का है, ये स्टेरॉइड टाइप का हार्मोन है जो क्या है, फैट सॉल्यूबल है, यानी ये आपके फैट में जाके घुलता है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है। तो जैसे एड्रेनालाइन है, ठीक है, क्या मैंने एड्रेनालाइन ग्लैंड की एड्रेनलिन की बात कर ली है, एड्रेनलिन की बात नहीं की है हमने, तो एड्रेनलिन भी एक लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है, ये मैंने बताया कि आपके किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ना, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर इसका एक और नाम है वो है फाइट और फ्लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मतलब जब कभी आप क्या होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेट सपोज आपने कोई स्नेक देख लिया अपने आगे, तो ये जो एड्रेनालाइन है ये ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, और ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, 2 चीज़ सिखाते हैं, या तो आप फाइट करो, अगर फाइट नहीं कर पा रहे हो, वो इतना डेंजरस है, तो मतलब फ्लाइट करो, मतलब भाग जाओ, रन अवे, ठीक है, वहाँ से भागना, या फिर उसको फाइट करना। पहले आप फाइट करो, फाइट नहीं हो पा रहा है तो फ्लाइट करो, यानी भागो, ठीक है। तो इस चीज़ को ये बताता है कौन, एड्रेनालाइन से जो सिक्रेशन होता है इमरजेंसी हार्मोन्स का, वो। तो ये आपको याद रखना है, और कहाँ पे है, ये किडनी के ऊपर में है। इसका ओवर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन 2 टर्म आते हैं, ये भी मैं यहाँ डिस्कस कर देती हूँ कि 2 टर्म होते हैं, एक होता है हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन, और एक होता है हाइपो सिक्रेशन। देखो, हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, या इसको बोलते हैं ओवर सिक्रेशन, और इसको बोलते हैं अंडर सिक्रेशन, ठीक है, ओवर सिक्रेशन एंड अंडर सिक्रेशन। ओवर सिक्रेशन मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सिक्रेट होना, ठीक है, जैसे एड्रेनालाइन जो अभी मैंने बात की, उसका जो ओवर सिक्रेशन होगा, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है, आपका दिल का धड़कन का बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, हार्ट बीट का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है,
ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगना, ये सारा। और हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो आप क्या होगा, आप एकदम थका हुआ फील करोगे, ठीक है, आपको सोचने का थोड़ा सा, समझने का क्षमता थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है, उस टाइम में आप डिसीजन लेने में के काबिल उतना नहीं रह पाते हो। तो ये क्या है, अंडर और ओवर सिक्रेशन है। उसी तरह से अगर इस तरह से बात करें टेस्टोस्टेरोन, इवन एक बात याद रखना, एड्रेनल लाइन जो ग्लैंड है, इसी से क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी फीमेल होती है जिसमें क्या होता है, मेल वाले कुछ क्या है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा मुस्टैच का ज़्यादा होना, दाढ़ी आ जाना, तो ऐसे कुछ होता है, वो एड्रेनालाइन वाले ग्लैंड जो है ना, वहाँ के हार्मोन से होते हैं, ना कि टेस्ट्रोजन। तो ये भी होता है, अगर ऐसे ये सब कम हो तो क्या है, कैरेक्टर, सेक्सुअली कैरेक्टर्स में क्या होगा, कुछ मतलब डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, जैसे और बताती हूँ, जिसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन क्या है, ओवर सिक्रेटेड हो जाए तो एक आता है जायजेंटिज्म, ठीक है। आपने देखा है खली को, खली, द ग्रेट खली, आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो आज सर्च करना और देखना। द ग्रेट खली, उसका क्या है, उसका हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, और जायंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ही सिक्रेट हो गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डुआर्फ होते हैं, ठीक है, डुआर्फ होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है बहुत कम सिक्रेट होता है, यानी अंडर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू डुआर्फिज्म एंड ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू जायजेंटिज्म, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। इसमें क्या है, और या तो लोग बहुत कम हाइट के होते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं, या फिर लोग क्या है, बहुत ही एनानॉमसली बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में भी क्या है, थायरॉक्सिन का भी क्या होता है, अंडर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन होता है। थायरॉक्सिन, अगर अंडर सिक्रेशन की बात की जाए तो क्या होगा, अगर ये इसका सिक्रेशन कम हो जाता है तो क्या होता है, इसमें आयोडाइड सॉल्ट खाया जाता है, आयोडीन का अमाउंट क्या होता है, वो बहुत घट जाता है, ठीक है। आयोडीन का अमाउंट घट जाने से क्या होता है, आप देखो यहाँ पे ग्लैंड, ये ग्लैंड यहीं पे है, तो यहाँ पे गॉइटर नाम का बीमारी हो जाता है। गॉइटर, ये ग्लैंड जो होता है ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत लोग को ऐसे भी होता है, ये बहुत ज़्यादा फुला हुआ होता है, तो ये क्या है, गॉइटर नाम का इसमें क्या होता है, बीमारी होता है। और ये गॉइटर बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, सी फूड खा सकते हो, सी फूड खाने से, ठीक है। आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो। अंडर सिक्रेशन क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, बहुत ज़्यादा थिन, आँखों का एकदम बाहर आ जाना, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कहीं कहीं स्वेलिंग के केस भी देखने को मिले हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे में ग्लैंड है। अच्छा, पैनक्रियाज के बारे में अगर बात की जाए कि पैनक्रियाज के बारे में जो हमने बोला, तो पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है, इंसुलिन बोल के एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और बढ़ाता है। तो यानी कि अगर देखो, तुम एक डायबिटीज बोल के एक बीमारी सुना है, डायबिटिक, देखो डायबिटिक जो होते हैं, जो पर्सन डायबिटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं किसका, इंसुलिन का। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में शुगर लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया होता है, ठीक है। वो जो शुगर लेवल का बढ़ जाना होता है, यानी इंसुलिन जो है वो क्या करता है, शुगर लेवल को घटाता है, यानी आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है, जो होना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल ऑफ योर बॉडी। और अगर ये कम हो, सिक्रेट हो रहा है, यानी इसका अंडर सिक्रेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो है वो क्या होगा, आप डायबिटिक हो सकते हो, राइट। जनरली डायबिटिक का क्या है, थोड़े एज में होता है, लेकिन आजकल का कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो इंसुलिन जो है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उनका क्या हो, एक ब्लड लेवल जो हो वो क्या हो, कंट्रोल में हो। उसके बाद एक ग्लूकेजन भी होता है, यानी कि उल्टा भी, रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स के लिए भी होता है कि अगर वो जो शुगर का कंट्रोल है, मतलब उसको क्या करना, उसमें ग्लूकोज को क्या करना, बनाना, ठीक है। तो जो शुगर है उसको क्या करोगे, अगर ग्लूकोज बना दोगे तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन शुगर को शुगर ही रहने दोगे तो वो आपका बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। तो ये क्या है, आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के बारे में मैंने क्या फैक्ट बताया था कि पैनक्रियाज जो है वो बोथ है, ठीक है। वो एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। आई होप मेरे हिसाब से जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने डिस्कस करना था वो हम कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है ये आपको मैं बता देती हूँ कि आपको उसके
क्या याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं, ये लोकेशन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, मे बी यही डायग्राम दे दें और आपको बोलें कि आप इसको लेबल करो, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, नेम ऑफ हार्मोन्स वो भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ आपको फंक्शन भी याद रखना है, यानी कि आप क्या करो, जब भी आप चार्ट, मैंने तो यहाँ पे टेबल दे दिया है, आप उस टेबल को नोट डाउन कर लेना प्लीज़ करके। और कुछ ऐसे हार्मोन्स तो जो मैंने बाद में ऐड किए हैं, बनाए हैं, तो आप पॉज करके वीडियो उसको भी लिख लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है टेबल में, लेकिन आप वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी लिख लेना। और फंक्शंस को साथ ही साथ याद करना। कैसे याद करोगे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने बात बोला पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने बोला कि ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। अब अगर ये मास्टर ग्लैंड है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक पी लाइक बहुत छोटा सा पी जैसा शेप का यहाँ पे है। अब इसमें क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को, आपके बॉडी के ग्रोथ को, ऑर्गन्स के ग्रोथ को। यानी कि ग्रोथ का जहाँ बात होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कहीं ना कहीं ये किससे भी रिलेटेड है, हाइट से भी रिलेटेड है। तो जब हाइट की बात हो रही है तो किसको याद रखना है, जायंटिज्म के बारे में और ड्वार्फिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड यहाँ पे है, थाइमस यहाँ पे है, यहाँ पे पैराथायराइड बोल के है। पैनक्रियाज देख लेना, एडिनल देख लेना। एडिनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं कि फाइट और फ्लाइट या फिर इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, तो वो कौन सीक्रेट करते हैं, एडिनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसको मैंने बता भी दिया कि आपको इसमें करना क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे चीज़ों को याद रखना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। इस पार्ट को भी मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टिल देन कीप कोऑर्डिनेटिंग।